हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपको 5 नंबर में आपको मिल सकती है। ये आपकी इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको बताया ये इसकी मेथड आता है, इसका सिद्धांत भी आता है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम इसका फिगर भी डायग्राम भी बनाते हैं क्योंकि डायग्राम सहित आता है। और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे, रासायनिक गुण की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अमोनिया को हम हैबर विधि में कैसे बनाते हैं, इससे पहले हम अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आपको समझा चुके हैं। इसे पिछली लेक्चर में आप देख लेना, लेकिन आज हम आपको अमोनिया बनाने की हैबर विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसमें हम आपको समझा रहे हैं। तो याद रखें, आप लोग टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। तो अमोनिया को हैबर एक वैज्ञानिक हैं, उनके वैज्ञानिक ने अमोनिया को औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए एक प्रयोग किया। ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस प्रयोग को हैबर विधि के हैबर प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो क्या है हैबर प्रक्रम? तो हम अमोनिया की सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत का मतलब ये होता है, मतलब हैबर ने अमोनिया को बनाने के लिए कौन कौन से कंपाउंड लिए, कौन कौन से मटेरियल लिया, मतलब कौन कौन सी अभिकारक लिए और उनकी सहायता से कौन कौन से उत्पाद बनाए। ठीक है, वो उन्होंने लिए। तो सबसे पहले सिद्धांत का मतलब होता है रिएक्शन को कौन कौन से कंपाउंड हम लेंगे। ठीक है, अगेन ट्राई अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपका अमोनिया बनाने की हैबर विधि। इससे पहले हम अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको करा चुके हैं। आप इससे पिछला लेक्चर आप देख लेना कि अमोनिया को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और अमोनिया को प्रयोगशाला में बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे, उसकी फॉर्मेशन कर पाओगे, बना पाओगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा कैसे बनाते हैं। हैबर एक प्रक्रम है, ठीक है, हैबर वैज्ञानिक के नाम से उस प्रक्रम का नाम हैबर प्रक्रम पड़ा। तो हैबर ने क्या किया था कि इसको औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए बनाया, क्योंकि अमोनिया की आवश्यकता आपकी इंडस्ट्रियल लाइन में, मतलब आपकी दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में होती है। अमोनिया का उपयोग अमोनिया से उर्वरक बनाते हैं, अमोनिया से, ठीक है, कई उर्वरक मतलब खादें होती हैं, उस अमोनिया के द्वारा खादें बनाते हैं। अमोनिया के द्वारा अश्रु गैस भी बनाते हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। इसलिए औद्योगिक स्तर में इसको स्तर पर बनाया जाने लगा। प्रयोगशाला में बहुत कम मात्रा में बना सकते हैं, बहुत कम मात्रा में कोई भी चीज़ बनती है, इसलिए उसको औद्योगिक स्तर में बनाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। अमोनिया को अधिक मात्रा में हमें बनाना है। ठीक है, तो अमोनिया में अधिक मात्रा को बनाने के लिए हैबर ने क्या किया, हैबर ने 2 अभिकारक लिए। कौन कौन से अभिकारक लिए? पहला है आपका, एक लिया आपका नाइट्रोजन और एक लिया आपका हाइड्रोजन। इन दोनों को 773 केल्विन ताप पर गर्म किया और लगभग 2000 वायुमंडलीय दाब पर अभिकृत किया। और इसके बीच कैटालिस्ट भी लिए, उत्प्रेरक लिए, Fe और MO। जहाँ पर Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। आप सभी जानते हैं उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिकारकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ये Fe इन दोनों की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा और MO इस Fe की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा।
ठीक है, इसलिए उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में इनके स्थान पर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Al2O एल्युमिनियम ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड अर्थात आर्य बनाया। अब इसकी थ्योरी कैसे बनाते हैं सुनना। जब नाइट्रोजन शुद्ध लेते हैं, शुद्ध अवस्था में दोनों को, शुद्ध और शुष्क, जब शुद्ध और शुष्क N2 और H2 गैस को 773 केल्विन ताप, 200 वायुमंडलीय दाब तथा Fe और MO की चूड़ की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं या फिर गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो प्लस आ जाएगा, गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। बन गई अमोनिया, क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। इस रिएक्शन को कैसे किया जाता है, ये NH3 कैसे बन जाता, हमने इसलिए पिछली क्लास में लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, आप देख लेना। बहुत आसानी से हमने इन दोनों को ट्रिक के द्वारा से समझाया है। तो अमोनिया गैस रिलीज होती है अर्थात अमोनिया गैस उत्पन्न होती है, राइट है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ N के परमाणु 2 हैं, यहाँ N के परमाणु 1 हैं, इसको बैलेंस करना है तो एक परमाणु को इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं। अब N परमाणु 2 हो गए लेकिन H परमाणु ज़्यादा हो गए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 6 नहीं है इसलिए 6 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, 3 दूनी 6। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। ऐसे रिएक्शन लिखेंगे तो सिद्धांत भी लिखेंगे थ्योरी में और आप रिएक्शन भी लिखेंगे। बात समझ में आई कैसे लिखना है? एक बार फिर समझ लेते हैं। शुद्ध N2 और शुद्ध H2 गैस को 773 केल्विन ताप, 200 वायुमंडलीय दाब, Fe और MO चूड़ की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है और ये रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। चलिए, इसमें जब अमोनिया गैस बनती है तो बेटा ये लगभग 46.1 किलो जूल प्रति मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। कितनी बेटा? 40 रिलीज मतलब निकलती है, तो निकलने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। इतनी 46.1 किलो जूल प्रति मोल इतनी ऊर्जा आपकी बाहर निकलती है। कब? जब अमोनिया बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा भी होता है कि जब ये अभिक्रियाएं आपस में करती हैं तो ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि ये जो एनर्जी है वो एनर्जी 46.1 किलो जूल प्रति मोल हो सकती है। किसी बुक्स में इसको 43.200 किलो जूल प्रति मोल भी हो सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक्चुअल हो सकता है। एनसीईआरटी बुक की अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। एनसीईआरटी बुक में 40.1 लिखा है, लेकिन प्राइवेट बुक में इसको 43.200 कैलोरी भी लिखा हुआ है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मान याद नहीं रखना है, बस समझना है। 46 मान नहीं याद रखना, केवल चिन्ह याद रखना, ये माइनस होगा कि प्लस। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अगर डेल्टा H इसको कहते हैं ऊष्मा, हीट, अगर हीट आपकी माइनस में है तो इसका मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसको कहते हैं ऊष्मा बाहर निकलने को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो एट दिस टाइम ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे औद्योगिक क्षेत्र पर बनाना है, इंडस्ट्रियल एरिया में बनाना है, डिमांड ज़्यादा है अमोनिया की, तो अमोनिया को हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना और जल्दी बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अनुकूलतम दशाएं क्या होंगी? अनुकूलतम दशाएं बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अमोनिया को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी अनुकूलतम दशाएं होंगी, मतलब कैसी कंडीशन में अमोनिया को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास में, लासा तेली एक नियम होता है और वैज्ञानिक भी हैं, उन लासा तेली के नियम ने, उसको इंग्लिश में ली चातेलिए बोलते हैं, ली चातेलिए, लासा तेलिए बोलते हैं हिंदी में और ली चातेलिए इंग्लिश में बोलते हैं। तो ली चातेलिए ने ये नियम बताया कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, अगर अभिक्रिया माइनस में है अर्थात डेल्टा H माइनस में अर्थात ऊष्मा क्षेपी है, तो ताप कम प्रयोग होगा, अर्थात इन दोनों को बीच ताप आप कम करेंगे तब अभिक्रिया
तब अमोनिया बनेगी। इसका मतलब ये है। तो कम ताप आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब कम ताप पर अधिक अमोनिया बनेगी, अधिक अमोनिया बनेगी। तो एक कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर आप ताप कम रखते हो तो आपकी अमोनिया की जो अधिक मात्रा है वो अधिक मात्रा में बनेगी। अगर आपने ताप बढ़ा दिया, तो अगर ताप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो बेटा टेम्परेचर अगर आपने ज़्यादा कर दिया, जैसे 773 केल्विन से आपने 2000 केल्विन कर दिया, तो ये अमोनिया बनने की बजाय बिगड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ये अभिक्रिया रिवर्सिबल है, मतलब वापस भी आ जाती है। जैसे ही आप इन दोनों को क्रिया कराओगे थोड़ी देर के लिए बनेंगे, फिर वापस ये लौट आएंगे। इसका मतलब बनने की बजाय टूटने लगेगा। इसलिए ताप को आपको कम करना ही पड़ेगा, तभी अमोनिया आगे चलेगी, अर्थात आगे मात्रा में अभिक्रिया होगी और अमोनिया अधिक मात्रा में बन पाएगी। ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है दाब का प्रभाव देखते हैं। प्रेशर कैसे देखते हैं? प्रेशर देखते हैं, इसके आगे कितने परमाणु हैं? एक। इसी को एक आयतन के नाम से जानते हैं। इसके आगे मोल कितने? 3 मोल। इसी को हम 3 आयतन के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये आप टोटल आयतन इसकी बात करें तो आपका 3 और 1 4, इधर आपका 4 आयतन और इधर आपका 2 आयतन है। तो अगर ये लासातेली ने ये भी बताया था कि अगर आयतन जिधर आयतन कम है अभिक्रिया उधर ही दौड़ती है, उधर ही तेज़ी से चलती है। तो इधर आयतन कम है और इधर आयतन ज़्यादा है। इसका ऐसे अगर आप क्रिया नहीं जान पाते तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरफ पानी ज़्यादा है ऐसे मानो, और एक तरफ पानी कम है, अर्थात कम है मतलब ढाल है, और पानी एक लेवल पाने के लिए, साम्य अवस्था पाने के लिए, साम्य स्थिति को पाने के लिए, ये जो अधिक वाला पानी है वो हमेशा कम पानी की ओर जाएगा, क्योंकि एक लेवल पाने के लिए, है ना। तो इसी के प्रकार ये आयतन ज़्यादा है, इधर आयतन कम है, तो इधर ये आयतन इधर से इधर की ओर चलने लगेगा, अर्थात अधिक अमोनिया बनेगी। तो आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा इधर आयतन होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी तेज़ी से इधर चलेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी। इसका मतलब इन दोनों को बढ़ा दें तो आगे की ओर अभिक्रिया और तेज़ी से चलेगी। इसका मतलब ये जो आयतन है वो आयतन किस पर देखा जाता है? दाब, प्रेशर के पदों में देखा जाता है। ठीक है, दाब, आयतन अगर कम हो रहा है तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया आयतन के कमी के साथ हो रही है, तो इसका मतलब इस पर अधिक दाब अगर हम लगा दें, अधिक दाब लगा दें तो अधिक दाब पर आपकी अधिक अमोनिया बन जाएगी, अधिक अमोनिया बनेगी। तो ये कंडीशन होती हैं अनुकूलतम दशाएं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी अनुकूलतम दशाएं होनी चाहिए? तब आप कहेंगे कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया प्राप्त होगी। ठीक है, कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया प्राप्त होगी। तो आपको ताप को कम करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, और दाब को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा धकेलोगे, दाब माने प्रेशर, जितना ज़्यादा आप प्रेशर दोगे उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी अभिक्रिया। ताप में उल्टा, जितना ज़्यादा आप तमाचा मारो, ताप माने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ताप का संबंध तमाचा से मान लीजिए, जितना ज़्यादा आप तमाचा मारोगे उसमें उतना ही उल्टी चलेगी, आपके आगे नहीं चलेगी, उल्टी चलेगी, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है। इसलिए अगर ये प्लस चिन्ह होता और क्रिया, तो प्लस चिन्ह को कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो उधर पानी सूख रहा है, उधर पानी जितना जा रहा है उधर सूख जा रहा है सोख ले रहा है, उधर जा रहा है सोख ले रहा है। तो जितना ज़्यादा आप पानी बढ़ाते उतना ही ज़्यादा सोखता, अर्थात आगे चलती रहती है। अब उधर सूख तो रहा नहीं, उधर जो भी पानी जा रहा है वो सूख नहीं रहा है, बल्कि पानी उल्टा लौट रहा है वापस। तो अभिक्रिया उल्टी होने लगी कि पानी जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उल्टा चलेगा। ऐसे ही समझ लो ताप के पदों में। तो ताप में अभिक्रिया उल्टी चलेगी क्योंकि माइनस चिन्ह है, और दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे चलेगी क्योंकि ये इधर आयतन कम है। तो ये आपको डिटेल बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपको फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ईयर क्लास के अभी हमने लेक्चर डाले नहीं, फर्स्ट ईयर क्लास के भी हम लेक्चर डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हो, और नहीं तो अभी आप इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको फिगर डायग्राम कैसे इसको बनाते हैं तो सुनिए। हैबर विधि का चित्र क्या है? ये रहा आपका हैबर विधि। इसको डायग्राम को बनाने का तरीका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे डायग्राम बनाने में बच्चे रटते हैं, भूल जाते हैं, एक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। देखिए ऐसे डायग्राम बना लो, क्रॉस लगा दिया। अब इसको हटा लेते हैं इस तरह से,
ऐसे डायग्राम बनाना भी आसान होता है ना। इसको कहते हैं संपीड़न पंप। संपीड़न पंप को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसर। कंप्रेस करती है, प्रेस माने दबाना, ठीक है। कंप्रेशन पंप इसको कहते हैं। इसको कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष। और आपका उसके बाद आता है संघनित्र, कंडेंसर। थोड़ा सा ऐसे कर दो। ये आपका संघनित्र है। यहाँ द्रव अमोनिया बन जाती है, लिक्विड NH3 प्राप्त होती है, लेकिन कुछ मात्रा में फिर भी आपका N2 और H2 रह जाते हैं, इसलिए उसको हम इसी टाइप का एक सर्कुलेशन पंप होता है। ऐसे हम चित्र को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ट्रिक के द्वारा चित्र भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपका सर्कुलेशन पंप है। इसकी सहायता से वापस दोबारा से H2 के मिश्रण को भेज देते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा, इधर आपका जो इधर हमने इसके अंदर डाला, उसको डाला संपीड़न पंप में। किसको डाला? इन दोनों को डाला। अर्थात ये गैसें हैं N2 और H2। गैसों का जो आप जानते हैं गैसों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें पास पास लाने के लिए क्या करेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस मीन्स दबाना पड़ेगा, तब वो गैसें पास पास आ पाएंगी, वरना नहीं आएंगी। गैसों का व्यवहार हमेशा दूर दूर होता है। गैसों का मतलब ही होता है गुस्सा होना, और गुस्से का मतलब ताप ज़्यादा होना। इनका पहले से ताप ज़्यादा है, इसलिए उनको दबाने के लिए, पास पास लाने के लिए कंप्रेशन पंप का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों गैसें हैं, इन दोनों गैसों को सर्कुलेशन पंप में क्या कर देंगे? प्रवाहित कर देंगे। और सर्कुलेशन पंप में जैसे ही प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के बाद जब ये थोड़ी कंप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस कितनी हो जाती हैं? ये आपकी लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेस हो जाएंगी। 200 वायुमंडलीय दाब, ATM एटमॉस्फेयर बोलते हैं, या 200 बार बोल सकते हैं। 200 बार दाब, BAR बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो एक ATM बेटा 0.987 बार हुआ करता है। एक ATM एटमॉस्फेयर 0.987 बार होता है। इस 987 को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब एक ATM 1 बार के बराबर हो सकता है। तो 200 ATM 200 बार के बराबर हो सकता है, राइट है। चलिए, तो 200 ATM दाब पर इसको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद फिर इन गैसों को, ये दोनों गैसें यहाँ आ गई, N2 और H2, इन दोनों गैसों को किस में भेज देते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें भेज देने के बाद इसमें क्या होता है? उत्प्रेरक कक्ष का जो ताप होता है वो 773 केल्विन ताप होता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं इसको। और इसमें Fe का चूड़ या MO का चूड़, ये दोनों का चूड़ भरा रहता है। मैंने आपको बताया NCERT बुक में इन दोनों के स्थान पर आपको बता चुके हैं K2O, Al2O3 या Fe2O3, ये 3 चूड़ हैं। तीनों को भर दो। ये दोनों ना भर के आप इन दोनों को भी, तीनों को भर सकते हो, ठीक है। तो भरने के बाद फिर क्या होगा? इसी ताप पर जो ताप दिया गया, ये इसी ताप पर ये जो दोनों आ गई हैं, N2 और H2, ये दोनों आ गई। ये N2 H2 इसी ताप पर क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगी? अमोनिया गैस। देखो N2 H2 आपस में क्रिया कर ली, क्या बन गई? अमोनिया। तो अमोनिया इस कक्ष में बन जाती है। और जैसी अमोनिया गैस बनेगी, इस अमोनिया गैस को क्या करेंगे? इस अमोनिया गैस को संघनित्र में, ये संघनित्र है, इस संघनित्र में, इसको संघनित्र बोलते हैं, इस संघनित्र में क्या कर देंगे? इकट्ठा, ठंडा होने के लिए। संघनित्र का मतलब होता है संग कर देना, इत्र माने एकत्र कर देना। तो अमोनिया को ठंडा करके एक जगह एकत्र करना, उसको कहते हैं संघनित्र। तो संघनित्र का कार्य होता है किसी भी पदार्थ को ठंडा करके उसको नीचे लिक्विड अवस्था में प्राप्त कर देना, उसे संघनित्र कहा जाता है। समझ में आया? संघनित्र का मतलब किसी भी पदार्थ को ठंडा करके नीचे एकत्र कर देना लिक्विड अवस्था में।
तो ये अमोनिया गैस जैसे ही जाएगी तो ये संघनित क्या करेगा, ठंडा करके उसको द्रव अवस्था में प्राप्त कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में अमोनिया यहाँ बनती है, कुछ मात्रा में ये N2H2 आपस में क्रिया नहीं कर पाते, N2H2 शेष रह जाते हैं। तो N2H2 भी अमोनिया के साथ में इस संघनित्र में जाते हैं, तो अमोनिया तो जल्दी लिक्विड हो जाती है, लेकिन ये दोनों लिक्विड अवस्था में नहीं होते। तो ये लिक्विड अवस्था में ना होके इनको पुनः N2 और H2 दोनों को शेष बचे आते हैं। बाई चांस ये आपस में पूरी तरह से क्रिया नहीं कर पाते, कुछ हो जाती है अब क्रिया तो NH3 बन जाती है, कुछ रह जाते हैं, इसलिए उनको भी हम शेष बचे N2H2 को हम क्या कर देते हैं, सर्कुलेशन पंप, इसको कहते हैं सर्कुलेशन पंप। इस सर्कुलेशन पंप की सहायता से हम क्या करते हैं, दोबारा से इन N2 और H2 को दोबारा से किस में भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्यों भेज देते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक कक्ष में N2H2 जा रहा है। देखो N2H2 को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, तो उत्प्रेरक कक्ष में दोबारा से N2H2 से को भेज देते हैं ताकि ये दोबारा से क्रिया कर सकें। इनकी बाई चांस क्रिया नहीं हो पाई है, थोड़ी रह गई थी क्रिया होते समय, टेम्परेचर सही समय पे नहीं मिल पाया होगा, इसलिए मान लीजिए रह गई होगी। तो वो अब क्रिया दोबारा से करने के लिए, आपस में क्रिया दोबारा से करने के लिए इनको उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। फिर वही प्रोसेस होगी इसके अंदर, फिर 773 केल्विन ताप पर फिर अमोनिया गैस बनेगी, फिर अमोनिया गैस को संघनित्र में प्रवाहित करेंगे, और प्रवाहित करते समय बाई चांस फिर दोबारा से N2 से H2 शेष रह गए तो उसको दोबारा से हम सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे। इस प्रकार ये प्रक्रम लगातार चलता रहेगा और अमोनिया गैस इधर बनती जाएगी, और अमोनिया गैस को निचले द्वार से हम द्रवित अमोनिया के रूप में बाहर निकालते जाएंगे, और औद्योगिक क्षेत्र में अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनती जाएगी। तो बात समझ में आ गई। ये होगी आपका डायग्राम अमोनिया बनाने का हबर विधि। इसकी थ्योरी बनाने का स्टाइल क्या है, ट्रिक क्या है, थ्योरी को कैसे बनाते हैं देख लीजिए जल्दी से फटाफट। सबसे पहले ये आपका सिद्धांत हो गया, सिद्धांत में थ्योरी लिख लेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, और आप चाहें एक्स्ट्रा के तौर पर के पूछता अनुकूलतम दशाएं लिखिए तो अनुकूलतम दशाएं लिख देना। कम ताप पर अधिक अमोनिया बनेगी, अधिक दाब पर अधिक अमोनिया बनेगी, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसके बाद डायग्राम लिखोगे, फिर डायग्राम के नीचे हेडिंग डाली जाती है विधि मतलब मेथड, क्या क्या इसका मेथड है, अमोनिया बनाने की क्या क्या प्रोसेसिंग है, मेथड क्या है उसकी बात करते हैं। प्रक्रम क्या है, प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, प्रोसेस। तो क्या क्या प्रोसेस है तो सुनिए, इसके नीचे लिखेंगे सर्वप्रथम शुष्क N2 और H2 गैस के मिश्रण को, ये देखिए मिश्रण है, तो सबसे पहला नंबर इसको देंगे। आपको ये नंबर भी मैं डाल, इस पर नंबरिंग नहीं करनी, अभी नंबर कर लो जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से इसकी वर्णन समझ में आ जाए, डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन एकदम अच्छा हो जाए, इसलिए आप नंबर डाल सकते हो, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इस प्रक्रम में सर्वप्रथम शुष्क N2 और H2 गैस के मिश्रण को, ये मिश्रण है, मिश्रण को चाहो तो आप लिख सकते हो 1:3, 1:3, मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर, 1:3 के अनुपात में लेकर उसे संपीड़न पंप में प्रवाहित कर देते हैं या भेज देते हैं, जहां ये दोनों 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, संपीड़ित माने पास आ जाती हैं, संपीड़ित हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। फिर ये कंप्रेस इन दोनों को कंप्रेसित N2 और H2 को या संपीड़ित N2 और H2 को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट इसको देंगे, दूसरा पॉइंट इसको देंगे, और तीसरा पॉइंट इतने ताप पर ये दब जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, उसके बाद इन्हें उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। चौथा नंबर इसको देंगे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जहां इस कक्ष में Fe और MO का चूड़ भरा रहता है। तो पाँचवा नंबर इसको देंगे। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। Fe और MO का चूड़ भरा रहता है, और इस कक्ष का ताप, छठवां नंबर इस ताप को देंगे, और इस कक्ष का ताप 773 केल्विन होता है। इसी ताप पर ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेती हैं।
फिर अमोनिया गैस को क्या कर देते हैं, फिर अमोनिया गैस को संघनित्र में, तो संघनित्र में प्रवाहित कर देते हैं। 7वां नंबर, इसको अमोनिया गैस को संघनित्र में प्रवाहित कर देते हैं, जहां यह ठंडी होकर द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है, अर्थात द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है, जिसे बाहर निचले द्वार से बाहर निकालते रहते हैं। और शेष बचे, बाई चांस क्रिया नहीं कर पाई, मैंने बताया, और शेष बचे N2 और H2 के मिश्रण को, शेष बचे N2 और H2 के मिश्रण को, तो 8वां इसको देंगे, शेष बचे N2 और H2 के मिश्रण को सर्कुलेशन पंप की सहायता से, तो 9वां इसको देंगे, सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और अमोनिया गैस संघनित्र की सहायता से या अमोनिया गैस बनती रहती है। तो क्या आप लिख पाएंगे पूरी तरह से, एकदम क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप थ्योरी इसकी डायग्राम को बना लेना और थ्योरी लिख लेनी, ठीक है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, मैंने जैसे जैसे बनाया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ऐसे। जल्दी से ले लें।